हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर जेईई एडवांस 2022 एप्लीकेशन विथ concept series. Which of the following electronic configuration would be associated with the lowest magnetic moment? ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको बताऊंगा. देखिए, ठीक है. देखिए कैसे इसको सोचते हैं. इसमें लिख रहा है which of the following electronic configuration would be associated with the lowest magnetic moment. तो पहले समझिए मैग्नेटिक मोमेंट को. जिसको म्यू लिखते हैं, ये हमेशा होता है n इंटू n प्लस 2 स्क्वायर रूट बोर मैग्नेट्रॉन. बोर मैग्नेट्रॉन क्या है? इसका यूनिट है, ऐसे समझिए. और यही n क्या शो कर रहा है? वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ unpaired electrons. Number of unpaired electrons. और इस मैग्नेटिक मोमेंट के आंसर से पूछ रहा है कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे लोएस्ट होगा, सबसे कम होगा. तो उसके लिए हम लोग को पता लगाना पड़ेगा कि ये मैग्नेटिक मोमेंट को लोएस्ट करना है. तो ये लोएस्ट तभी होगा जब ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मिनिमम देखें. तो मिनिमम कैसे निकालेंगे? तो ए बी सी डी सब में ट्राई करके देखा जाए कि n का आंसर किस में मिनिमम आ रहा है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि n मिनिमम तो म्यू मिनिमम. ठीक है, तो देखा जाए, मतलब यहां बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स से कि इफ n बी मिनिमम दिस इंप्लाइज म्यू will be minimum. और जो भी 3D सीरीज की क्वेश्चन से बनाएंगे, क्योंकि सिलेबस में 3D सीरीज ही है. और 3D का मतलब ये हुआ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक. उसके बाद वाला 4D, 5D, 6D उस पर ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है. ओके, अब यहाँ पर देखा जाए, पहला वाला जो D2 लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, ए को एनालाइज कर देते हैं. D2, तो यहाँ D2 का मतलब हुआ, एक D बनाइए, ये हो गया. एक होता है S सब सेल, दूसरा हो गया P सब सेल, और चार नाम है S P D F. ये सब का नाम है शेल. और सेल के अंदर में आता है सब सेल. तो इसमें आता है सब सेल में PX, PY, PZ. और इसमें कुछ नहीं, वही रहता है S कैसे. और यहाँ D में आता है DXY, DYZ, DXYYZ, ZX.
फिर आता है dx² y², और एक आता है dz²। ये 5 है। इसका ग्राफ भी आप बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे। एफ का पढ़ना नहीं है सिलेबस में, अभी काम चलाओ। F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 लेके चलिए, है ना। ऐसा नाम होता नहीं है, मतलब हम लोग अपना सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा नाम दे दिए, और ये सिलेबस में है नहीं, नॉट इन द सिलेबस। पढ़ना है सिर्फ ये 3। तो यहाँ पर D का जो है dxy dyz dzx dx² dz², ये कैसा होगा? तो यहाँ पर ये कराएगा शेल, जितना है ये सब शेल में आता है। n का वैल्यू, n कहलाता है शेल, n का वैल्यू शेल कहलाता है, और ये वाला कहलाता है सब सेल। सब सेल इसको लिखते हैं L से, और L का आंसर यहाँ होगा 0 1 2 3। L का आंसर, इसमें L का आंसर को बोल सकते हैं 0, L = 0, इसमें होगा L = 1, और इसमें होगा L = 2, और इसमें होगा L = 3। मतलब L3 का मतलब हुआ F सबसेल, L2 का मतलब D सबसेल, L1 का मतलब P सबसेल, L0 का मतलब S सबसेल। और जब इसका ऑर्बिटल निकालेंगे तो ये वाला आंसर -L से +L, -1 0 +1, और ये वाला उसी तरह चलेगा -2 से +2, -2 -1 0 +1 +2, और लिख भी देते हैं -2 -1 0 +1 +2। ये सब क्या कहलाता है? ऑर्बिटल। और इसके लिए m लिखते हैं, ये m का वैल्यू है, m। उसी तरह इसका चलेगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ये सब क्या है? n l m का आंसर। m हो गया f के लिए इतना होता है, और ये t के लिए इतना हो गया, ये f के लिए है, और p के लिए है -1 0 +1, इसका होता है हमेशा 0। तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने बताया, और स्पिन +½ और -½ होता है स्पिन में। स्पिन शॉर्ट में बता रहे हैं, जिनका पढ़ा हुआ समझेंगे। तो यहाँ पर जब इसको पुट करेंगे D2, तो D2 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। अगर B का देखेंगे D3, तो D3 शो करेगा 1 2 3, क्योंकि हुड्स रूल में है कि 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो हर एक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम होता है, इसीलिए पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन, सिंगली इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन द ऑर्बिटल, और तब उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होता है। और इसके बाद आ जाएगा D4, तो D4 में 4 तो है, यहाँ पर हो गया D2 का आंसर है, ये D3 का आंसर है, ये इसके लिए ए वाला है, इसके लिए ए वाला है। अब D4, इसको भी 4 टुकड़ा कर देते हैं, ये D4 का लिख रहे हैं, D4, या इसके नीचे लिख देते हैं, समझिएगा, ऊपर ही लिखें, ठीक है। D4 वो कैसे है? D4 में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, एंटी क्लॉकवाइज है सब। इसका स्पिन है +½ एक्चुअली ये स्पिन +½ -½ भी रॉन्ग है, सही क्या है? +½ H क्रॉस, +-½ H क्रॉस मतलब H/2 पाई, माने H/4 पाई इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। प्लैंक कांस्टेंट आंसर दिया हुआ है, 4 पता है, ये 3.14 सॉल्व करके एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग H क्रॉस को हटा देते हैं तो +½ -½ इसको बोलते हैं। कॉल्विन फ्यूजन प्रिंसिपल में जो भी स्पिन होता है वो फ्रैक्शन में होता है। अब यहाँ पर देखा जाए B वाला क्या दे रहा है? 9 कैसे रहेगा?
अभी तक देखने से लग रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें n का आंसर निकल रहा है 2, इसमें n का आंसर निकल रहा है 3, इसमें n का आंसर निकल रहा है 4। तो आदमी तो सोचेगा अरे इसमें 2 है, 3 है, 4 है, इसमें 9 है, तो सबसे कमते वाला लग रहा है, राइट मार दीजिएगा, रॉन्ग हो गया। क्योंकि ये तीनों में भले ये कम है, लेकिन अभी 9 का तो देखिए क्या होगा। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि ये नंबर देख करके काम चल जाएगा, वो रॉन्ग है। तो सही कंसेप्ट क्या है, इसमें भरना पड़ेगा सेल को, फिर सबसेल को, फिर ऑर्बिटल को, फिर स्पिन को। तो ये 3D सीरीज भरा जा रहा है, या बोल सकते हैं 4D सीरीज या 5D सीरीज, है ना, क्योंकि तो क्लियर नहीं लिखा है कि कहाँ का है। या तो 3D होगा, या 4D होगा, या 5D होगा, या 6D होगा, जो भी हो। तो यहाँ पर अब इसको पुट करेंगे 9 के लिए, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि पूर्ण सूत्र बोलता है कि जितने भी मतलब n अगर सेम हो, l भी सेम हो, और m अगर देखा जाए माने अलग अलग है, तो यहाँ पर सेम एनर्जी लेवल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरेंगे। और पॉलिश फ्यूजन प्रिंसिपल में है कि अगर n, l, m और s, ये तीनों में अगर ये तीनों सेम हो जाए, अगर ये सेम है, तो इसको डिफरेंट करने के लिए हमेशा एक को प्लस हाफ और माइनस हाफ लिखते हैं। तो इसीलिए जब इसको एंटी क्लॉकवाइज में 5 तो लिख दिए, क्योंकि हुड्स रूल से बोलता है कि ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन फिल होता है, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल होता है। तो एक सिंगली भराएगा, तो 1 के लिए 1 भर देंगे, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 रहता, तभी देखो ये ऐसे आ जाता, ये 6 हो गया, ये 7 है तो ये वाला हो गया, 8 हो गया तो ये हो गया, 9 हो गया तो ये वाला हो गया। तो अब जब इसमें देखेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, इसीलिए 9 होने के बावजूद भी मिनिमम का 2 बोलना रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, ये 2 यहाँ 2 से मैच कर गया, यहाँ 3 से मैच कर गया, ये यहाँ से मैच कर गया, लेकिन यहाँ से हम मैच नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भरने का एक तरीका होता है सेल, अबव प्रिंसिपल, दूसरा होता है सब सेल, जिसको बोलते हैं आपको अबव प्रिंसिपल, और तीसरा होता है ऑर्बिटल, जिसको बोलते हैं हम लोग कि होल्स रूल, और लास्ट में होता है स्पिन, पॉलिश फ्यूजन प्रिंसिपल। तो वो आपको मतलब चारों का यूज करके इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तभी पता चलता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस n, l, ms निकालना। तो इसीलिए यहाँ पर सीधा D9 में ये आया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड 1 हुआ, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वुड बी एसोसिएटेड विद द लोएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो ए मैग्नेटिक मोमेंट को लो करने के लिए n को लो होना चाहिए, और n का लो आंसर्स होगा इस जितने दिखाई दे रहे हैं, मिनिमम तो 1 हुआ, इससे बड़ा 2 है, इससे बड़ा 3 है, इससे बड़ा 4 है इस एग्जाम्पल में, इसीलिए ये डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आंसर हो गया डी। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए, और देख ही रहे हैं कि आप अगर कंसेप्ट पढ़िएगा तो पता चलेगा 2 साल या 10 साल लगेगा, फिर भी कभी कंसेप्ट खत्म नहीं होगा। और जैसे अगर मान लीजिए आप तैयारी करना चाहते हैं, तो पहला क्या होता है, आदमी तैयारी करता है स्कूल का, थोड़ा उससे एवं क्या होता है जेई मेन का, फिर होता है जेई एडवांस का। आप क्या करो, स्कूल की तैयारी भूल के मत करो। ओके, जो बच्चे 2023 में या 2024 में एग्जाम देंगे या उसके बाद देंगे, उनके लिए मैं स्लोगन बता दे रहा हूँ, अपने छोटे भाइयों को समझा दोगे कि स्कूल तो सबसे नीचे है, इसकी तैयारी मत करो, जेई मेन की भी तैयारी मत करो, जेई एडवांस की भी तैयारी मत करो। तब बोलोगे सर तो तैयारी किसका करें, तो तैयारी आप कीजिए इसकी एवं में हाई लेवल।
हाई लेवल पढ़िए। हाई लेवल का मतलब यहां पर हो गया बीएससी ऑनर्स विथ एमएससी प्लस पीएचडी। हाई लेवल पहले तैयार कीजिए, कॉन्सेप्ट में हाई लेवल तैयार कीजिए, और जब हाई लेवल तैयार हो जाए तब 44 साल का जो क्वेश्चन है या 45 साल का क्वेश्चन होगा 2023 वाले बच्चों के लिए, 46 साल होगा 2024 वाले बच्चों के लिए, तो जी एडवांस का बिना सोल्यूशन देखे हुए क्वेश्चन बनाइए। और तब जब परीक्षा जब नजदीक आ जाए जेईई मेन का, तब जेईई मेन का एग्जाम दीजिए, और जब इसका एग्जाम आ जाए नजदीक तब इसको पढ़िए। मतलब ये सब क्या है, महीना 1 महीना 2 महीना पढ़िएगा तो काफी है। उसी तरह ये सब 1-2 महीना में काफी है, लेकिन ये 1-2 महीना में काफी नहीं है कि जेईई में निकालेंगे उसका पढ़ेंगे। नो, शुरू से ही हमेशा ना स्कूल पढ़िए, ना जेईई में पढ़िए, ना जे एडवांस पढ़िए। आप सोचिए मत कि हमको इसमें स्कूल में अच्छा करना है, 90% से एबव लाना है, या जेईई में अच्छा परसेंटाइल लाना है, या आईआईटी में चले जाना है। वो सब फालतू सोचने का जरूरत नहीं है। चुपचाप आप कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, वो थ्योरी लेकर के सब चीजों को त्याग दीजिए और सरेंडर टू गॉड, और सीधा आप हाई लेवल में कॉन्सेप्ट पढ़िए और उसी में एप्लीकेशंस करिए। जब इसी को करते रहेगा अपने आप एक लेवल तैयार हो जाएगा। लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं था, इसलिए मैंने क्या सोचा, एक नया अप्रोच लाया कि कोई जरूरत नहीं है स्कूल का पढ़ने का, कोई जरूरत नहीं है जेईई मेन का पढ़ने का, कोई जरूरत नहीं है जे एडवांस पढ़ने का। अरे सभी के लिए, तीनों के लिए तो 11-12 का किताब से ही काफी है। लेकिन 11-12 किताब से क्वेश्चन बनता नहीं है। आपको बड़े लेवल बीएससी ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इंक्लूडिंग एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इंक्लूडिंग पीएचडी रिसर्च इनोवेशन, वो सब लगाइएगा कॉन्सेप्ट में एंड एप्लीकेशन में, विथ एप्लीकेशन। चलिए ये भी जोड़ देते हैं। तो पहले आप हाई लेवल में जाइए, इसको स्टार लगा दें। जब इस लेवल में जाइएगा ना, तभी आईआईटीज के सिंगल डिजिट में रैंक आएगा। तो इस तरह से तैयारी की जाती है। और चूंकि समय का अभाव है मेरे पास, हम तो 1 महीना में ही ये सब चीज बता रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक पैटर्न खोजा कि जे एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चंस का क्वेश्चन दो, और उसी के अंदर में उसको स्कूल, जेईई में, जे एडवांस, हाई लेवल, बीएससी, एमएससी, पीएचडी कराओ और सिखाओ। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह मेहनत करते रहिए, एक दिन जरूर हम लोग सफल होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पूरे मन से मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और इसका आप आनंद उठाइए। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।